नमस्कार दोस्तों, आज 15 अक्टूबर 2025 है और कल जो भी न्यूज इवेंट चर्चा में रहे, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में या किसी भी यूपीएससी वेबसाइट्स में जो भी ऐसी न्यूज़ रही, उनको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? एक तो आपका एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, दूसरा आपका एक बेहतर कंटेंट भी प्रिपेयर हो। तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो 2 एमसीक्यू आप देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कंप्लीट वीडियो देखना है नहीं देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें या शेयर भी करें अपने दोस्तों से। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू लीप को लेके है। यहाँ पे लीप 2025 की शुरुआत हुई है। यहाँ पे लीप 2025, गिव मी अ सेकंड। हाँ, लीप 2025 के बारे में। अब लीप 2025, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देता हूँ ये किससे संबंधित है। लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट परफॉर्मेंस शील्ड। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका? लॉजिस्टिक, है ना, आप लिख सकते हैं लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट परफॉर्मेंस एंड शील्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसे किसने शुरू किया? तो इसको शुरू किया डीपीआईआईटी ने। डीपीआईआईटी आपको पता होगा, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है जो हमारा, उसके अंतर्गत काम करने वाला एक विभाग है, इसने शुरू किया। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जो हमारा, अगर आप देखेंगे कि जो लॉजिस्टिक्स है वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको मेज़र करना, इसके बारे में जानना, ठीक है, ये सारी चीज़ें काम होगी। लेकिन लॉजिस्टिक क्या होता है ये आपको पता है क्या? लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करिए एक कंपनी है, कंपनी का नाम ए है, कंपनी ए कोई प्रोडक्ट बनाती है और वो कंज्यूमर बी तक पहुंचती है। इसके बीच में जो सारी चीज़ें होती है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्टोरेज होगा, है ना, ये सारे जो कम्युनिकेशन होगा, ये सब क्या होता है? ये सब किसके अंतर्गत आता है? लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है। अब भारत में अगर आप बात करें तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है, ये ऑफिशियल डाटा है 2022-23 में इकोनॉमी टाइम्स का, कि भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का अगर आप देखोगे 7.97% है। मतलब माल ढोने में इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है। और उनमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस में आती है? एक तो एयर, अगर आप देखिए एयर रूट में सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद रोड रेल रूट में आती है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रेलवे रूट में आती है, फिर उसके बाद वाटर वे में आती है। इसलिए जो वाटर वेज उनको ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखिए, इतना है, ठीक। अब जैसे मान के चलिए कोई सामान जाना है तो अगर ट्रेन में जाता है तो लगभग 2 रुपये पर टन किलोमीटर के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आती है। वहीं सड़क के माध्यम से 11 रुपये हो जाती है वही कॉस्टिंग। मतलब ट्रेन से 2 रुपये लगता है, वही सड़क में अगर आप देखो 11 रुपये लगता है, और वही चीज़ ट्रेन से 72 रुपये लगता है। तो इतना डिफरेंस हो जाता है, इस वजह से वस्तुओं की कीमतों में भी डिफरेंस हो जाता है। फिर अगर आप देखो, आपने देखा होगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करती है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वो बताता है वर्ल्ड बैंक कि भारत का जो रैंक है ना वो कितना है। भारत की रैंक कितनी? 38 है। किसमें? 139 देशों में। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यह बताती है भारत की रैंकिंग ये है। तो क्या हमें काम करना चाहिए? हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। ये बात हो गई, ठीक है। तो ये तो आपने जान लिया इसके बारे में कि क्या चीज़ें हैं, ठीक। अब अगर बात करें रिसेंट में क्या हुआ, रिसेंट में जो डीपीआईआईटी ने इसे लॉन्च किया है उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू बन रहा है यहाँ पर, तो एमसीक्यू में क्या क्या स्टेटमेंट है देखिए। लीप्स एंड इनिशिएटिव बाई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, पहले एकदम करेक्ट है, यहाँ पे आपको मैंने बताया, ठीक। दूसरा, इट एम टू बेंचमार्क लॉजिस्टिक एक्सीलेंस, प्रमोट सस्टेनेबल लॉजिस्टिक प्रैक्टिस। तो ऐसी लॉजिस्टिक चीज़ें हों या ऐसा आयात निर्यात हो, सॉरी ऐसा ट्रांसपोर्ट हो जो कहीं ना कहीं कम पैसा भी लगे और बेहतर तरीका भी हो, उसका वेयर हाउसिंग बेहतर हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखते, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आसान लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तीसरा, इट एक्सक्लूसिवली लिमिट द एयर एंड सी फ्रिगेट्स ऑपरेट। ये क्या करता है? सी और जो फ्रिगेट, हवाई जहाज से जो माल जाता है उसको लिमिट करता है। ऐसा तो कोई यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, तीसरा हट जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे आगे जो एमसीक्यू आएंगे उनमें लगता है कि कोई और प्रीलिम्स के और स्टैटिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो हम देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है, इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव सरकार ने, जैसे अगर हम पीएम गति शक्ति योजना के बारे में सुना होगा। अब पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपने सुना होगा कि हाँ, ये कोई ऐसी स्कीम है जो एक मास्टर प्लान की तरह है। ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, इसको सरकार ने 2021 में अक्टूबर में शुरू किया गया था, ठीक है। तो 4 साल इसको होने वाले, जिसका पर्पज़ क्या था? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारे, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको इंटीग्रेट करना। क्या करना? इंटीग्रेट करना यहाँ पे सरकार का पर्पज़ था। चाहे अगर आप देखें वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट, उसके बीच कोऑर्डिनेशन करना, इसके अलावा कनेक्टिविटी बना के रखना, जिससे क्या हुआ, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो, ईज ऑफ लिविंग प्रमोट हो, ये यहाँ पे प्लान था। उसके वेरियस कंपोनेंट, जैसे इसका प्लान एक तो क्या था कि नेशनल मास्टर प्लान इसका था, नेशनल मास्टर प्लान, जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज को आपस में जोड़ा गया था, ठीक है, जिसके 6 पिलर्स थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा था? विशाग एन दे रहा था। विशाग एन क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, ये इसको यहाँ पे मदद दे रहा था। और लगभग इसका जो प्रोजेक्ट था ना 100 लाख करोड़ का था। तो ये जो पीएम गति शक्ति योजना का जो प्लान था 100 लाख करोड़ के आसपास था, 100 लाख करोड़ के आसपास था। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके अलावा भी नेशनल लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 सरकार ने बनाई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि भारत को जो ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाना, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना यहाँ पे पर्पज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पर अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगले एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में यहाँ पे देखने को मिला है? अगले एमसीक्यू यहाँ पे इंडियन वुल्फ के बारे में देखने को मिल रहा है, या भारतीय भेड़िया के बारे में देखने को मिल रहा है। अब इंडियन वुल्फ के बारे में अगर आप देखो स्टेटमेंट कि इंडियन वुल्फ जनरली लीव्स इन स्मॉल पैक्स रेयरली एक्सीडिंग 6 to 8 इंडिविजुअल, तो 6 से 8 से अधिक झुंड में ये नहीं रहते हैं, ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। दूसरा, दे आर हाईली वोकल एंड फ्रिक्वेंटली हॉल कम्युनिकेट, ये अत्यधिक वोकल होते हैं, अक्सर संवाद के लिए हाउल करते हैं। तीसरा, अगर आप देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, तो इंडियन वुल्फ इज क्लासिफाइड वल्नरेबल बाय आईयूसीएन, आईयूसीएन के द्वारा वल्नरेबल इन्हें क्लासीफाई किया गया, शेड्यूल 1 में रखा गया 1972 के। अब इन तीनों को हम बहुत डिटेल से एनालिसिस करेंगे, आईयूसीएन के बारे में जानेंगे, सब कुछ यहाँ पे देख लेंगे। तो अभी क्या हुआ है, आप देखें कि आईयूसीएन क्या कर रहा है यहाँ पे। अभी रिसेंट में क्या हो गया, भारत में जो भारतीय भेड़िए हैं, इंडियन वुल्फ हैं, उनका असेसमेंट किया जा रहा है। तो क्या न्यूज़ में क्यों था, इनका क्या हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, इनका डाटा एसेस किया जा रहा है, असेसमेंट हो रहा है, इस वजह से ग्रे वुल्फ यहाँ पे न्यूज़ में था, ठीक। अब अगर आप देखें तो ये बात, पहले स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि 6 से 8 के झुंड में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो बात ये बोलने की बहुत ज़्यादा संवाद करते हैं, अधिक वोकल होते हैं, ये नहीं है, लेस वोकल होते हैं, लेस वोकल होते हैं ये, ठीक है ना। तो लेस वोकल होगा तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, सही आंसर बी आ जाएगा। लेकिन और चीज़ें यहाँ पे जाननी जरूरी हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन दिखाई देगा, पाकिस्तान में इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अफगानिस्तान में दिखाई देगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेपाल में दिखाई देगा, भूटान में दिखाई देगा। तो अगर ऐसा कि सिर्फ भारत में पाई जाती है, ये बात एकदम गलत है। भले इंडियन नाम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ईरान, इराक, इजराइल, तुर्की, सीरिया, बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। अब इनको आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें क्या वल्नरेबल रखा गया, एकदम करेक्ट, यहाँ पे एकदम करेक्ट, आईयूसीएन में वल्नरेबल रखा गया है, और शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, जो भारत का एक्ट है। अब भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, आपको देखेंगे, अगर आप देखें महाराष्ट्र में पाए जाएंगे, आपको राजस्थान में देखेंगे, गुजरात में पाए जाएंगे, कर्नाटक में पाए जाएंगे, 2-3 हज़ार के आसपास इनकी जनसंख्या सी मानी जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आईयूसीएन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। आईयूसीएन को 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में। ये क्या करता है, जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण की दिशा में प्रयास करता है। कल इसके बारे में बहुत डिटेल से हमने देखा था, आईयूसीएन के बारे में, जो उसके अलग अलग बॉडीज होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी 1 और 3 ओनली, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्मेनिया। आर्मेनिया न्यूज़ में क्यों है, आर्मेनिया न्यूज़ में क्यों है बताइए। आर्मेनिया न्यूज़ इसलिए कि आर्मेनिया को हाल में आईयूसीएन ने क्या किया है, आईयूसीएन में शामिल हुआ है। आईयूसीएन में, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर में ये शामिल हुआ है। अब अगर आप बात करें तो इसके बारे में कुछ डिटेल फैक्ट भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। सपोज करिए आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, ठीक है, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी, आर्मेनिया, जिसके नॉर्थ में, जैसे आर्मेनिया है यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो नॉर्थ में आपको कौन मिलेगा, नॉर्थ में आपको मिलेगा जॉर्जिया मिलेगा। कौन सा देश मिलेगा, जॉर्जिया मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके। पूर्व में आपको मैंने बताया अजरबैजान मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अजरबैजान मिलेगा। दोनों ही अगर आप देखें यूएसएसआर से अलग हुए थे। फिर दक्षिण पूर्व में आपको कौन सा देश मिलेगा, यहाँ पे ईरान मिलेगा, आपको ईरान से बॉर्डर लगती है, और पश्चिम में आपको तुर्की से बॉर्डर लगती है। तो ये सारे देश इससे बॉर्डर बनाते हैं, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान और अजरबैजान, 5 देश इससे बॉर्डर बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, और यहाँ पे जो पर्वत है उसे लेसर कॉकेसस के नाम से जाना जाता है। कॉकेसस जो पर्वत है यहाँ पे उसका विस्तार है, और लेसर कॉकेसस इसका बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात की जाए आईयूसीएन की, तो आईयूसीएन के बारे में मैंने बताया, लेकिन कुछ चीज़ें और जान लीजिए। जैसे अगर आप देखें आईयूसीएन लगभग, अगर आप देखें 1400 के आसपास मेंबर हैं, सदस्य हैं आईयूसीएन में। अब इसमें सिर्फ देश ही मेंबर नहीं हो सकते, देश हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। और इसका जो विस्तार है आईयूसीएन का, कितने देशों में है, आईयूसीएन का विस्तार आपको 160 से ज़्यादा देशों में देखने को मिलता है। अब इसमें 2 कैटेगरी आपको देखने को मिले, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में कौन होते हैं, कैटेगरी ए में आपको देखने को मिले जो स्टेट्स होते हैं या देश होते हैं वो होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे अगर आप देखोगे इनके पेमेंट भी इनसे लिया जाता है, मतलब इनको जो पहली बार इनको शामिल किया जाता है। कैटेगरी बी सी डी में अगर आप देखो, जो एनजीओज होते हैं, इंडिजिनस पीपल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। ये बात हो गई। अब आईयूसीएन इतना तो सारी चीज़ें हमने देख ली, लेकिन और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे भारत के बारे में देखें तो भारत आईयूसीएन कब शामिल हुआ, तो भारत 1969 में आईयूसीएन में शामिल हुआ। किसमें, आईयूसीएन में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जिस साल शामिल हुआ 1969 में, तो कहाँ पे असेंबली हुई थी, न्यू दिल्ली में असेंबली हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भारत की जो
कहते हैं ना कि कौन सारा काम देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पे इसका काम देखता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और 950 के आसपास जो स्पीसीज है ना भारत की IUCN के अंतर्गत प्रिजर्व है, जिनको क्रिटिकल इंडेंजर वल्नरेबल नियर थ्रेटन इस कैटेगरी में आपको रखा गया है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा था, यहाँ पे हम डिस्कस तो करिए लेकिन स्टेटमेंट नहीं देखा। आर्मेनिया इज लैंड लॉक्ड कंट्री लोकेटेड ऑफ यहाँ पे गिव मी अ सेकंड, इसलिए मैंने पेन चला दिया, यहाँ पे हाईलाइटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री है, लोकेटेड इन सदर्न ऑफ द कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन में आपको स्थित है, दक्षिण में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, माउंट अराघाट हाइजेस्ट पीक ऑफ आर्मेनिया एंड एक्टिव वॉल्केनो, तो यहाँ पे हाइजेस्ट पीक है इसकी अराघाट, आर्मेनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। तीसरा, आर्मेनिया बिकम्स न्यूएस्ट स्टेट मेंबर ऑफ IUCN का इसने अभी लेटेस्ट मेंबर बना है कौन, आर्मेनिया। अब इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही आपको यहाँ पे बताना। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सबसे ऊंचा शिखर, ये सक्रिय ज्वालामुखी जिसके बारे में बोल रहा है, यह नहीं है इसका, ठीक है ना, ये सक्रिय नहीं है, ये क्या है, निष्क्रिय है। मतलब कौन से किस तरह का ज्वालामुखी, निष्क्रिय, एक्टिव नहीं, पैसिव है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे किसके बारे में है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जन्म मृत्यु का पंजीकरण के बारे में है। अब ये क्या मामला है आप थोड़ा सा देख लीजिए। अभी एक संस्थान है, उस संस्थान के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एक संस्थान जिसे क्या कहा जाता है, CRS कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CRS मतलब क्या, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। वो भारत में जो भी जन्म हो रहे हैं, जिनकी भी भारत में मृत्यु हो रही है, ठीक है ना, तो इन सब का क्या करता है, डाटा रखता है। ये किसके अंतर्गत आता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और ये किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो ये यहाँ पे CRS है। अब वो क्या करती है, ये सारा डाटा रखेगी। इसका पर्पज क्या है कि जितने भी जन्म मृत्यु इनका पंजीकरण होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े, सरकार की बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब काम बने। तो इसने कुछ अभी आंकड़े जारी किए जिसको लेकर MCQ बना। पहले MCQ देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आंकड़ों पर नजर डालेंगे। जैसे इंडियाज रजिस्टर्ड 2.52 करोड़ बर्थ ऑन 2023 और डिक्लाइन फ्रॉम 2022। तो 2022 से अगर आप देखें तो जन्म जो है कम हुए हैं भारत में, ठीक है, 2023 में। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ 2023 वाज रिपोर्टेड बाय अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश सेक्स रेशियो यहाँ पे झारखंड, अरुणाचल प्रदेश रखा गया, सबसे कम झारखंड में देखा गया। देखते हैं तीसरा, इंस्टीट्यूशनल बर्थ अकाउंट फॉर 100%। इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब होता है कि अस्पताल में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं वो 100% हो चुके हैं। मतलब अब कोई बच्चा घर में पैदा नहीं हो रहा, सीधी सी बात है, सब अस्पताल में पैदा हो रहे हैं। अब आपको पता है कि ये तो स्टेटमेंट देखो गलत लग रहा है बाबू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो ये गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है कि अगर आप देखें वर्तमान में भी ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है कि सभी बच्चे अस्पताल में, बहुत सारे बच्चे अभी घर में भी पैदा होते हैं, जो वहाँ के देसी लोकल आया रहती हैं वो इसके लिए काम करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। तो 100% वाला जो ऑप्शन था ना, सॉरी ये मैंने गलत जगह इसको लिख दिया, ये इसका होगा, ठीक है, ये इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या इतना ही, जन्म का तो आंकड़ा आपने देख लिया यहाँ पे कि जन्म के आंकड़े में क्या कमी आई है। मतलब जितना बच्चे पिछली बार 2022 में पैदा हुए थे उससे कम बच्चे पैदा हुए हैं इस बार, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इनमें सबसे ज़्यादा पंजीकरण कहाँ पे हुआ बच्चों का, तो गुजरात में, पुदुचेरी में, चंडीगढ़, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जो मृत्यु है, मृत्यु अगर हम देखें 2023 में 86.6 लाख हुई है जन्म के दौरान जो मृत्युआँ होती हैं। और 2022 में इन्हीं के जो अंतर हुआ करता था वो कितना था, अगर आप देखें सिर्फ 50,000 के आसपास का अंतर आया, 86.5 था, ठीक है ना, 85 ऐसे कुछ, मतलब कि सेम ऐसे ही कुछ नंबर था। तो यहाँ पे जो मृत्यु है उसके भी आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो मामूली कमी देखने को मिली है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। CRS के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो इसमें कुछ चीज़ है ही नहीं जानने लायक, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो आगे MCQ की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सचेत सिस्टम। सचेत जो व्यवस्था है उसके सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है, क्या क्या है सचेत का मतलब। अगर आप देखेंगे, सचेत इज इंटीग्रेटेड डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप बाय C.DOT के द्वारा विकसित किया गया एक चेतावनी प्रणाली है। दूसरा सचेत क्या है, सचेत इज बेस्ड ऑन कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल रिकमेंडेड बाय ITU। तो ITU एक संस्था है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आई थिंक, उसके द्वारा अनुशंसित एक संस्था है। देखते हैं क्या है। तीसरा, अगर आप देखो, इट ओनली प्रोवाइड अलर्ट थ्रू SMS और मोबाइल सर्विसेज। सचेत मोबाइल सर्विसेज के थ्रू अलर्ट प्रदान करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब क्या है मामला, सचेत का मतलब क्या, भारत का डिजास्टर वार्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है, सबसे पहले डिजास्टर वार्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको इतना पता है तो मामला आपका यहीं पे हो गया, ठीक है। तो किस तरह का प्लेटफॉर्म है, आपदा के संबंध में सूचना देने वाला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसे किसने डेवलप किया, तो इससे डेवलप किया है NDMA ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है।
अब ये चीज़ आपको पता होगी। अब इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही कि जो आपदा आती है आपातकाल में लोगों तक जानकारी पहुंच जाए, ठीक है ना, मौसम का, जलवायु का, जो अर्थक्वेक आने वाला है, ये सब जानकारी पहुंच जाए। एनडीएमए अब क्या है? एनडीएमए के बारे में अगर आप देखो तो एनडीएमए के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 2005 में एक एक्ट बनाया गया था भारत में डिजास्टर को कम करने के लिए। उसे बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या आपदा प्रबंधन अधिनियम। उसका पर्पज़ क्या था? जाहिर सी बात है कि भारत में जो आपदा प्रबंधन है उसको हैंडल करना है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो एनडीएमए की अध्यक्षता करते हैं कौन? पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और बहुत सारे सदस्य केंद्र के मंत्री होते हैं। ये तो हो गया एनडीएमए। एनडीएमए के नीचे एक स्टेट लेवल में एक अथॉरिटी काम करती है जिसको कहा जाता है एसडीएमए। एसडीएमए। अब अगर आपने सुनते हो कि एनडीआरएफ की टीम आई है तो वो कौन भेजता है? एनडीएमए ही भेजता है। एनडीआरएफ की जो टीम आती है डिजास्टर वगैरह में, जो आई थिंक क्या उस कलर को बोला जाए, ऑरेंज कलर का जो जैकेट होता है वो पहने रहते हैं। अब एसडीएमए के बारे में बात करो तो इसी एक्ट के अंतर्गत एसडीएमए को बनाया गया था। और इसके हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं इसके हेड। आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके पीएम होते हैं तो इसके सीएम होते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रख लिया। अब आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियाँ तैयार करना। फिर नीचे एक और अथॉरिटी जिसको कहा जाता है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयर कौन होते हैं? जिसके चेयर होते हैं कौन? कलेक्टर होते हैं, जिला कलेक्टर इसके चेयर होते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट है। मेंस में कभी आपसे आ गया तो आप आसानी से यहाँ पे टैकल कर पाओगे। ये तो बात हो गई। अब ये तो डिजास्टर भारत में हो गया, तो ये सब क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन डिजास्टर को लेके। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जैसे आपने सुना होगा सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर को कम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसका पर्पज ये था कि 2025 से लेके 2030 तक में जो भी आपदा आएंगे उनको कम करना, यहाँ पे पर्पज था, ठीक है ना। और सेंडाई कहाँ पे? जापान में, क्योंकि जापान सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री डिजास्टर के मामले में, इसलिए यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। एक और यहाँ पे कन्वेंशन है सेंडाई फ्रेमवर्क के अलावा जिसको कहा जाता है ह्यूगो कन्वेंशन। ह्यूगो कन्वेंशन, ह्यूगो एक्शन प्लान भी इसको बोला जाता है, जिसके 2005 से लेके 2015 के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक तरह की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है डिजास्टर रिडक्शन के लिए, आईएसडीआर, यूएन के अंतर्गत काम करने वाली एक बॉडी है जो भी डिजास्टर के लिए काम करती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या आंसर क्या सही होगा ये आपको यहाँ पे बताइए। तो आंसर इसका कौन सही होगा? हाँ, तो आंसर सही हो कौन सा? 1 और 2 ओनली। तो सिर्फ मोबाइल के थ्रू नहीं, वेरियस चैनल के थ्रू क्या करेगा? यहाँ पे जानकारी देगा, टीवी के दे देगा, रेडियो में देगा, सोशल मीडिया में देगा, हर तरह से जानकारी देगा। तो यहाँ पे बहुत आसान था, इसे एलिमिनेट करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे किसके बारे में है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टीडफॉस्ट नून। स्टीडफॉस्ट नून के बारे में आपको बताना ही है। क्या मामला है? अरे भाई इतना बड़ा टर्म क्या है, समझ में नहीं आया, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। दूसरा अगर आप देखें, आप स्टेटमेंट पढ़ो और सब कुछ समझ में आएगा। इट इज़ एनुअल न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज कंडक्ट बाई नाटो। तो नाटो के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइज है। दूसरा अगर आप देखें स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, 2025 एडिशन होस्ट किया गया नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में 2025 का एडिशन होस्ट किया जिसमें 14 देशों ने भागीदारी की। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है फ्रांस पार्टिसिपेट स्टीडफॉस्ट नून एज पार्ट ऑफ नाटो न्यूक्लियर कमांड। तो फ्रांस नाटो के परमाणु कमांड के तहत नून में भाग लेता है, ये कहना यहाँ पे है। तो देखिए फ्रांस तो इसमें भाग नहीं लेता, क्योंकि फ्रांस अपने आप में खुद परमाणु शक्ति सक्षम है, ठीक है ना। तो नाटो के अंतर कंट्रोल में अपनी परमाणु शक्तियाँ नहीं रखता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो नाटो के बीच में, नाटो के जो भी देश हैं वो क्या करते हैं? इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो नाटो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नाटो क्या है? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। सबको ये लग रहा था, वेस्ट कंट्रीज को ये लग रहा था कि जो यूएसएसआर है ना, और उसका जो वारसा पैक्ट है, उससे सुरक्षा देने के लिए एक ऐसा पैक्ट होना चाहिए जो वेस्टर्न कंट्रीज की सुरक्षा रखे। तो नाटो को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रसल्स में है। कहाँ पे? यूएस में नहीं है, ब्रसल्स में है। किसका? रुक जाओ भाई, हाँ ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, ब्रसल्स में। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी, जो बेल्जियम में। अब वर्तमान मेंबर कितने? 31 सदस्य किसमें? नाटो में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए 2025 तक में। यूके, कनाडा, यूके, जो जर्मनी है, यूएसए है, ये सब इसके मेंबर माने जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आर्मेनिया हाल में आईयूसीएन में शामिल किया गया है। तो क्या आर्मेनिया मेंबर है नाटो का? नहीं, आर्मेनिया मेंबर नहीं है। तो कुछ इस तरह के कन्फ्यूजन स्टेटमेंट आ जाएंगे, लगेगा कि नहीं आर्मेनिया शायद था, शामिल किया गया था। तो आपको अगर इस तरह से आपने डिस्कस कर रखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस खुद अपनी न्यूक्लियर पावर को खुद हैंडल करता है, नाटो के अंतर्गत नहीं रखता है। अगला एमसीक्यू यहाँ पे देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्लैग
सर्टिफिकेशन, तो ध्वज के ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन जो समुद्र को जो सॉरी तटों को मिलता है उसके बारे में यहाँ पे बात है। अब होता क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये पता होना चाहिए। ग्लोबली जो इन्वायरमेंट का इको लेवल है, देखिए आपके पास कोस्ट एरिया है ना, जब भारत के पास अगर देखो 7,516 किलोमीटर के आसपास कोस्टल एरिया है, तो भारत अपने साफ सुथरा रख रहा है नहीं रख रहा है, कौन कौन से पोर्ट हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और सर्टिफिकेट का कोई यूएन देता है नहीं देता है, यहाँ पे कौन सा संस्थान देता है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये संस्थान क्या करती है, सर्टिफिकेशन देती है, जो कहाँ की है, डेनमार्क की है। कहाँ की है, डेनमार्क की है। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। 5 बीच इन महाराष्ट्र रिसेंट रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो अभी 5 बीच को मिला है यहाँ पे महाराष्ट्र में। तीसरा, द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड डेनमार्क 1985, डेनमार्क में 1985 में शुरू किया गया था। ये तीनों स्टेटमेंट में कौन से ही आपको यहाँ पे बताने हैं। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 ओनली, इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्या गलत हो गया, तो अगर आप देखोगे डेनमार्क ने नहीं शुरू किया था, इसे किसने शुरू किया था, इसे फ्रांस में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, फ्रांस में। ठीक है, तो ये सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक, अब अगर आप देखें यहाँ पे इसका पर्पज क्या, मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना। अब इसके 33 स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, 33 क्राइटेरिया हैं, इसके क्राइटेरिया हैं किसके, ब्लू फ्लैग के। ठीक है, भारत में 5 को भी शामिल किया गया, जिसमें अगर आप देखो, अब एशिया में अगर आप देखें सबसे पहला कौन सा था भारत में, किसको पहले शामिल किया गया था, चंद्रभागा उड़ीसा का जो बीच है उसको सबसे पहले शामिल किया गया था उड़ीसा में। कौन सा था, फर्स्ट था। तो ये आपको यहाँ पे याद रहे, एशिया का ही फर्स्ट था। फिर अगर आप देखें शिवराजपुर गुजरात का है, घोगला अगर आप देखें दीव का है, कासरकोड आपको शायद कर्नाटक का है, और भी कुछ है मुझे ध्यान नहीं, जैसे शायद रसीकोंडा एक आंध्र प्रदेश में है, वहाँ का भी है। तो इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, राधानगर, हाँ अंडमान निकोबार का, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट था, डेनमार्क में बल्कि फ्रांस में हुआ था। सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें कैंपी फ्लेरेगी वोल्केनो के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैंपी फ्लेरेगी वोल्केनो, वोल्केनो के बारे में सही स्टेटमेंट आपको बताना है। इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ, कहाँ बे ऑफ, किस बे ऑफ में, बे ऑफ नेपल्स इटली, एंड क्लासिफाइड सुपर वोल्केनो। नेपल्स की जो खाड़ी है इटली में, इटली की लोकेशन आपने देख रहे हो, इस तरह की लोकेशन इटली के, इधर से मेडिटेरियन सी के अगर आप देखें इस तरह को दिखाई देता है, यूरोपियन कंट्रीज है, मेडिटेरियन सी है, फिर इधर आपको अफ्रीकन यूनियन है, सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे इटली के नेपल्स की खाड़ी में है। दूसरे स्टेटमेंट देखिए, दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह, इट इज सिंगल वॉल्केनो सिमिलर टू माउंटेन विसिवियस, तो विसिवियस जो इटली का ज्वालामुखी है उसी तरह यहाँ पे है, एक एकल ज्वालामुखी है। तीसरा, लार्ज स्केल इरप्शन कैंपी फर्गी कैन है ग्लोबल क्लाइमेट कंसिक्वेंसेस, अगर बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ तो जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जनरल स्टेटमेंट है कि वॉल्केनो बहुत ज़्यादा विस्फोट होगा तो पूरे जलवायु परिवर्तन प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कैंपी फ्लेरेगी नेपाल की खाड़ी में सुपर वॉल्केनिक कैल्डेरा प्रणाली है, लेकिन माउंट वेसुवियस की तरह एकल ज्वालामुखी नहीं, यह सिंगल ज्वालामुखी, सिंगल वॉल्केनो नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब और कुछ इसमें था नहीं ऐसा बताने लायक। ठीक है, तो कहाँ का वॉल्केनो है, जैसे और वर्ल्ड भारत में अगर आप देखो, या सॉरी इटली में अगर आप देखें, इसके अलावा हवाईयन आइलैंड में आपको वोल्केनो देखेगा सबसे ज़्यादा। तो कुछ अलग अलग फैक्ट्स हैं, पर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थे। इटली कैपिटल बता देते, इटली कैपिटल क्या है, मुझे भी खुद ही, वेटिकन सिटी है आई थिंक, हाँ वेटिकन सिटी इटली कैपिटल, सॉरी मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सारे एमसीक्यू यहाँ पे देख लिए हैं, 8 एमसीक्यूज थे। आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आप सभी को कमेंट करें, मुझे तो भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करिए कि इटली कैपिटल क्या है। इसके अलावा और कोई डाउट हो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे भी और कमेंट सेक्शन